दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी इस नई कहानी में। संगीता जी के पड़ोस के घर में रहने वाली नितिभा, जिसे प्यार से वह नीति कहकर पुकारती थी, उसका बचपना उसकी सौतेली माँ की मार से कहीं खो गया था। प्यार के दो बोल बोलने वाली और स्नेह के साथ खाना खिलाने वाली कोई थी तो बस पड़ोस की संगीता आंटी। संगीता जी भी माँ की ममता को तरस रही नितिभा के मन को अपने प्यार से भर देना चाहती थी, लेकिन ऐसा वह कैसे करती। दोपहर के 2 बज रहे थे। रसोई का काम निपटाकर संगीता जी लेटी हुई अपने बेटे कार्तिक के बारे में सोच ही रही थी कि किसी ने दरवाजे की घंटी बजा दी। कौन हो सकता है? शायद डाकिया होगा। यह सोचते हुए बाहर आई और दरवाज़ा खोलकर देखा तो सामने एक 22 से 23 साल की युवती खड़ी थी। आंटी, मुझे पहचाना आपने? मैं नितिभा, आपकी नीति, आपके बगल के रहने वाली, वह बोली। अरे नितिभा, तुम यहाँ कैसे और क्या हाल बना रखी है तुमने? एक साथ ढेरों प्रश्न उनके मुंह से निकल पड़े। संगीता जी उसे पकड़कर प्यार से अंदर ले आई। नितिभा भी बिना किसी प्रश्न का उत्तर दिए एक अबोध बालक की तरह उनके पीछे पीछे अंदर आ गई। बैठो बेटा, उनका इशारा पाकर वह यंत्रवत बैठ गई। संगीता जी ने गौर से देखा तो नीति के नयन नक्श काफ़ी तीखे थे। रंग गोरा था। बड़ी बड़ी आंखें उसके चेहरे को और भी आकर्षक बना रही थी। यौवन की दहलीज पर कदम रख चुकी थी नितिभा का शरीर, बस ये समझिए कि हड्डियों का ढांचा भरा था। उन्होंने प्यार से उसके सर पर हाथ रखकर उससे पूछा, बेटा कैसी हो तुम? नजरें झुकाए बेहद धीमी आवाज़ में नितिभा बोली, आंटी, मैंने कितने पत्र आपको लिखे पर आपने किसी भी पत्र का जवाब नहीं दिया। संगीता जी खामोश एकटक उसे देखते हुए सोचती रही। बेटा, पत्र तो तुम्हारे बराबर आते रहे, पर तुम्हारी माँ और पापा के डर के कारण जवाब देना उचित नहीं समझा। उन्हें चुप देखकर शायद वह भी उनका उत्तर समझ गई थी। फिर संकोच भरे शब्दों में बोली, आंटी, 2 दिन हो गए मैंने कुछ खाया नहीं है। प्लीज़ मुझे खाना खिला दो। मैं तंग आ गई हूँ अपनी इस ज़िंदगी से। अब बर्दाश्त नहीं होता। माँ का व्यवहार, रोज़ रोज़ की मार और तानों से मैं आहत हो चुकी हूँ। यह कहकर नितिभा उनके पैरों पर गिर पड़ी। संगीता जी ने उसे उठाया और गले से लगाया तो वह फपक पड़ी और उनका स्पर्श पाते ही उसके धैर्य का बांध टूट गया। आंटी, कई बार जी में आया कि आत्महत्या कर लूँ, कई बार कहीं जाने क्यों कदम उठे, लेकिन मैं इस दुनिया की सच्चाई को जानती हूँ। जब मेरे बाप ही मुझे नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं तो और कौन देगा मुझे अपने आंचल की छाँव। बचपन से माँ की ममता के लिए तरस रही हूँ और आखिर मैं अब उस घर को सदा के लिए छोड़कर आपके पास आई हूँ, वह स्पर्श ढूंढने जो एक बच्चे को अपनी माँ से मिलता है। प्लीज़ आंटी, मना मत करना। उसके मुंह पर हाथ रखते हुए संगीता जी ने कहा, ऐसा दोबारा भूलकर भी मत कहना। अब कहीं नहीं जाएगी तू जब तक मैं हूँ। तुझे कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने उसे अपनी छाती से लगा लिया तो एक सुखद एहसास से उनकी भी आंखें भर आई। पूरा शरीर रोमांचित हो गया और वह एक बच्ची सी बनी उनसे चिपकी रही और उष्णता पाती रही उनके बदन से, उनके स्पर्श से। संगीता जी रसोई में जब उसके लिए खाना लेने गई तो जी में आ रहा था कि जाने क्या क्या खिला दें उसे। पूरी थाली को करीने से सजा के वे बाहर ले आए तो थाली देकर नितिभा रो पड़ी। उन्होंने उसे चुप कराया और कसम दिलाई कि अब और नहीं रोएगी। वह धीरे धीरे खाती रही और अतीत में खो गई। बरसों से सहेजी संवेदनाएं प्याज के छिलकों की तरह परत परत दर परत बाहर निकलने लगी। नितिभा 3 साल की थी कि काल के क्रूर हाथों ने उससे उसकी माँ का आंचल छीन लिया। नितिभा की माँ को ब्लड कैंसर था। बहुत इलाज कराया था नितिभा के पापा ने, पर वह नहीं बच पाई। 3 साल की मासूम नितिभा रोती बिलखती रह गई। इस सदमे से उबरने में नितिभा के पापा को महीनों लग गए, लेकिन वे नितिभा का बहुत ध्यान रखते थे। ऐसे ही समय बीतता गया और नितिभा की माँ को गए 6 महीने बीत गए। फिर सभी रिश्तेदारों एवं दोस्तों के प्रयासों के बाद
नितिभा के पिता ने दूसरी शादी कर ली। इस शादी के पीछे उनके मन में शायद यह स्वार्थ भी कहीं छिपा था कि नितिभा अभी बहुत छोटी है और उसकी देखभाल के लिए घर में एक औरत का होना जरूरी है। रिश्ते नाते वालों ने भी उन्हें यही सब समझाया था। शुरुआत के कुछ महीने पलक झपकते बीत गए। इस दौरान रमोला का नितिभा के प्रति व्यवहार सामान्य रहा, किंतु ज्यों ही रमोला की कोख में एक नए मेहमान ने दस्तक दी, सौतेली माँ का नितिभा के प्रति व्यवहार तेजी से असामान्य होने लगा। रमोला ने जब बेटी को जन्म दिया तो नितिभा के पिता को कोई विशेष खुशी नहीं हुई। वह चाह रहे थे कि बेटा हो, पर एक बेटे की उम्मीद में रमोला को 3 बेटियां हो गई और ज्यों-त्यों नितिभा की बहनों की संख्या बढ़ती गई, त्यों-त्यों उसकी मुसीबतों का पहाड़ भी बड़ा होता गया। आए दिन नितिभा के शरीर पर उभरे स्याह निशान माँ के सौतेलेपन को चीख कर उजागर करते थे। कितनी बेरहम थी रमोला। जब बच्चों के कोमल नाजुक गालों पर माँ बाप के प्यार भरे स्पर्श की जरूरत होती है, तब नितिभा के मासूम गालों पर उंगलियों के निशान छलकते थे। रमोला का खुद की पिटाई से जब जी भरता तो वह उसके पिता से नितिभा की शिकायत करती। पहले तो वह इस और ध्यान नहीं देते थे, पर रोज़ रोज़ पत्नी द्वारा कान भरे जाने से तंग आकर वह भी बड़ी बेरहमी से नितिभा को मारते। सच ही तो है, जब माँ दूसरी हो तो बाप पहले ही तीसरा हो जाता है। अब तो उस नन्ही सी जान को मार खाने की आदत सी हो गई थी। मार खाते समय उसके मुंह से उफ तक नहीं निकलती थी तो बस सिसकियाँ। वह मासूम बच्ची तो खुलकर रो भी नहीं सकती थी, क्योंकि वह रोती तो मार और अधिक पड़ती। खाने को मिलता बहनों का जूठन। नितिभा बहनों को जब दूध पीते या मिठाइयाँ फल खाते देखती तो उसका मन ललचा उठता, लेकिन उससे मिलता कभी कभार बहनों द्वारा छोड़ा हुआ दूध, फल और मिठाई। कई बार तो नितिभा जब जूठे गिलास धोने को ले जाती तो उसमें थोड़ा सा पानी डालकर उसे ही पी लेती। गजब का धैर्य और संतोष था उसमें। शुरू में नितिभा मेरे घर आया जाया करती थी, किंतु अब रमोला ने उसे मेरे यहाँ आने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। नितिभा के साथ इतनी निर्दयता देख दिल करा उठता था कि आखिर इस मासूम बच्ची का क्या दोष। उस दिन तो रमोला ने हद ही कर दी, जब नितिभा का बिस्तर और सामान घर के बगल में खाली पड़े गोदाम में लगा दिया। मेरी छत से उनके गोदाम का खुला हिस्सा स्पष्ट दिखाई देता था। जाड़ों का मौसम था। मैं अपनी छत पर कुर्ती डालकर धूप सेक रही थी, तभी देखा नितिभा एक थाली में भाई बहन द्वारा छोड़ा गया खाना लेकर गोदाम की तरफ जा रही थी। संगीता जी की नज़र उस पर पड़ी तो वह शर्म के मारे दौड़ पड़ी। दौड़ने से उसके पैर में पत्थर से ठोकर लग गई और खाने की थाली गिर पड़ी। आवाज़ सुनकर रमोला दौड़ी दौड़ी बाहर आई और आओ देखा न ताओ चटाचट नितिभा के भोले चेहरे पर कई तमाचे जड़ दिए। कुलटा कहीं की मर क्यों नहीं गई? जब माँ मरी थी तो तुझे क्यों नहीं ले गई? अपने साथ छोड़ गई है मेरे खातिर। जी करता जंजाल। अरे चलते नहीं बनता क्या? शरीर के साथ साथ आँखों की भी चर्बी चढ़ गई है। जहर खाकर मर जा, अब और खाना नहीं है, भूखी मर। आवाज़ के साथ साथ रमोला के हाथ भी तेजी से चल रहे थे। उस दिन का वह नज़ारा देखकर तो संगीता जी अवाक रह गई। काफ़ी सोच विचार के बाद एक दिन उन्होंने हिम्मत जुटाई और नितिभा को इशारे से बाहर बुलाकर पूछा, क्या वह खाना खाएगी? पहले तो वह उनके इशारों को समझ नहीं पाई, किंतु शीघ्र ही उसने इशारे में ही खाने की स्वीकृति दे दी। संगीता जी जल्दी से रसोई में गई और बाकी बचे खाने को पॉलीथीन में भर एक रस्सी में बांधकर नीचे लटका दिया। नितिभा ने बिना किसी औपचारिकता के थैली खोल दी और गोदाम में चली गई। वहां बैठकर खाने लगी। धीरे धीरे यह एक क्रम सा बन गया कि घर में जो कुछ भी बनता संगीता जी नितिभा के लिए अवश्य रख देती और मौका देखकर उसे दे देती। उसे खिलाने में उन्हें एक आत्मसुख सा मिलता था। कुछ ही दिनों में नितिभा ने उनका लगाव बढ़ता गया और एक अजीब बंधन में जकड़ते गए वो दोनों। संगीता जी की बहन की शादी थी तो वे 10 दिनों के लिए मायके चली गई, लेकिन नितिभा की याद उन्हें
जब तब परेशान करती रहती, खासकर तब और अधिक उसकी याद आती जब वे खाना खाने बैठती। हालांकि उन दोनों के बीच कभी कोई बातचीत नहीं होती थी, पर इशारों में ही वह सारी बातें कह देती एवं समझ लेती थी। बहन की शादी से जब वापस घर लौटी तो सीधे छत पर गई। वहाँ देखा कि ढेर सारे कागज़ पत्थर में लिपटे हुए पड़े थे। हर कागज़ पर लिखा था, आंटी आप कहाँ चली गई हो, कब आओगी, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, प्लीज़ जल्दी आओ ना। एक कागज़ खोला तो उस पर लिखा था, मैंने कल माँ से अच्छा खाना मांगा तो मुझे गरम चिमटे से मारा, मेरा हाथ जल गया है, अब तो उसमें घाव हो गया है। वे कागज़ के टुकड़ों को उठा कर पढ़ रही थी और आंखों से आंसू बह रहे थे। नीचे झाँक कर देखा तो नितिभा अपनी कुर्सी मेज पर दुबकी सी बैठी पढ़ रही थी। दौड़कर नीचे गई और मायके से लाई कुछ मिठाइयाँ और पूरियाँ लेकर ऊपर आ गई और नितिभा को इशारा किया। उन्हें देखकर उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। उन्होंने खाने का सामान रस्सी से नीचे उतार दिया। नितिभा ने झट से डिब्बा खोला और बैठकर खाने लगी। तभी उसकी छोटी बहन पाखी वहाँ आ गई और नितिभा को मिठाइयाँ खाते देख जोर से चिल्लाने ही वाली थी कि नितिभा ने उसके मुंह पर हाथ रख चुप कराया और उससे कहा, तू भी मिठाई खा ले। पाखी ने मिठाई तो खा ली, लेकिन नितिभा से चिढ़ के कारण अंदर जाकर अपनी माँ को इस बारे में बता दिया। रमोला झट से बाहर आई और नितिभा के हाथ से डिब्बा छीन कर फेंक दिया और बोली, अरे भूखी मर रही थी क्या, घर पर खाने को नहीं मिलता है क्या, जो पड़ोस से भीख मांगती है, चल जा अंदर बर्तन पड़े हैं उन्हें धो मांज ले। बड़ी आई मिठाई खाने वाली। नितिभा के साथ साथ रमोला मुझे भी भला बुरा कहते हुए अंदर चली गई। इस घटना के बाद नितिभा मुझे दिखाई नहीं दी। मैंने सोचा शायद वह कहीं चली गई है, पर एक दिन जब कपड़े सुखाने छत पर गई तो एक कागज़ पत्थर में लिपटा पड़ा था। मुझे समझने में देर नहीं लगी कि यह नितिभा ने ही फेंका होगा। कपड़ों को नीचे रख कागज़ खोलकर पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, प्यारी आंटी, जब से मैंने होश संभाला तब से मार खाती आ रही हूँ। आंटी क्या, जिनकी माँ मर जाती हैं उनका इस दुनिया में कोई नहीं होता। मेरी माँ ने मुझे जन्म देकर क्यों छोड़ दिया, इस हाल में क्यों नहीं मुझे भी अपने साथ ले गई। पापा तो मेरे अपने हैं, फिर वह भी मुझसे क्यों इतनी नफ़रत करते हैं, क्या उनके दिल में मेरे लिए थोड़ा सा भी प्यार नहीं है। छोड़िए, जाने दीजिए, शायद मेरा नसीब ही ऐसा है, पापा का ट्रांसफ़र हो गया है, अब हम लोग यहाँ से कुछ ही दिनों में चले जाएंगे। कहाँ, मैं तो इतना भी नहीं जानती हूँ तो बस इतना कि मैं एकदम अकेली हो जाऊँगी, फिर किससे कहूँगी अपना दर्द, आपकी बहुत याद आएगी। काश आंटी आप मेरी माँ होती, कितना प्यार करती मुझको। कई दिनों से तबीयत ठीक नहीं है, अब ज़्यादा लिख भी नहीं पा रही हूँ। समय धीरे धीरे बीतने लगा। अक्सर नितिभा के बारे में अपने पति धवल से बातें करती तो वह गंभीर हो जाया करते थे। इसी कारण मैं इस बात को कभी आगे नहीं बढ़ा पाई। नितिभा को लेकर मैं काफ़ी उहापोह में रहती थी, किंतु समय के साथ साथ उसकी याद धुंधली पड़ने लगी। अचानक नितिभा का एक पत्र आया, फिर तो यदाकदा उसके पत्र आते रहे, किंतु एक अज्ञात भय से मैं कभी उसे पत्र नहीं लिख पाई और ना ही सहानुभूति दर्शा पाई। अचानक कटोरी गिरने की आवाज़ से संगीता जी अतीत की यादों से बाहर निकल आई। देखा नितिभा सामने बैठी है, उसके हाथ कँपा रहे थे, शायद इसी वजह से कटोरी गिरी थी। संगीता जी ने प्यार से कहा, कोई बात नहीं बेटा। फिर उसे अंदर वाले कमरे में ले जाकर अपनी साड़ी पहनने को दी। गुलाबी रंग की साड़ी उस पर खूब जच रही थी। उसके बाल संवारे और अच्छी लगने लगी। बिस्तर पर लेटे लेटे दोनों काफ़ी देर तक इधर उधर की बातें करती रहीं। इसी बीच कब उसे नींद आ गई पता नहीं चला। नितिभा तो सो गई, पर संगीता जी के मन में एक अंतर दर्द चलता रहा। एक तरफ तो वो नितिभा को अपनाना चाहती थी, लेकिन दूसरी तरफ इस विचार से सिहर उठती कि इस बात को लेकर धवल की प्रतिक्रिया क्या होगी। शायद उनको अच्छा ना लगे नितिभा का यहाँ आना। इसी उधेड़बुन में शाम के 7 बज गए। दरवाजे की घंटी बजी तो जाकर दरवाज़ा खोला। धवल ऑफिस से आ चुके थे। पूरे घर में अंधेरा छाया देख पूछ बैठे, क्यों आज तबीयत ठीक नहीं है क्या। नितिभा को लेकर संगीता जी इस तरह उलझ गई थी कि घर की बत्तियां जलाना भी भूल गई। घर की बत्तियां जलाकर रोशनी की और रसोई में आकर
धवल के लिए चाय बनाने लगी। विचारों का क्रम लगातार जारी था। बार बार यही सोच रही थी कि नितिभा के यहाँ आने की बात धवल को कैसे बताई जाए। क्या धवल नितिभा को स्वीकार कर पाएंगे? सोच सोच कर संगीता जी के हाथ पैर ढीले पड़ते जा रहे थे। धवल उनकी इन मनोदशा को शायद भांप रहे थे, तभी बार बार पूछ रहे थे, आज तुम इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? इतनी व्यग्र एवं परेशान तो तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। क्या बात है, मुझे नहीं बताओगी? संगीता जी शायद इसी पल का इंतजार कर रही थी। उचित मौका देख उन्होंने बड़े ही सीधे शब्दों में कहा, नितिभा आई है। उनका इतना कहना था कि धवल गंभीर हो उठे। घर में एक मौन पसर गया। रात का खाना तीनों ने एक साथ खाया। नितिभा को अलग कमरे में सुलाकर संगीता अपने कमरे में आ गई। धवल दूसरी तरफ करवट लिए लेटे थे, वो भी एक और लेट गई। दोनों बिस्तर पर दो जिंदा लाशों की तरह लेटे रहे। धवल काफ़ी देर तक करवट बदलते रहे। विचारों की आंधी में नींद दोनों को ही नहीं आ रही थी। बहुत देर बाद धवल की आवाज़ ने संगीता की विचार श्रृंखला पर विराम लगाया। बोले, देखो, मैं नितिभा को उसकी माँ तो नहीं दे सकता हूँ, पर सासू माँ तो दे ही सकता हूँ। मैं नीति को इस तरह नहीं बल्कि अपने घर में बहू बना कर रखूँगा, तब यह दुनिया और समाज कुछ भी ना कह पाएगा। अन्यथा एक पराई लड़की को इस घर में पनाह देंगे तो हमारे सामने अनेक सवाल उठेंगे। लोग उसके चरित्र पर भी उंगली उठाएंगे। धवल ने तो संगीता जी के मुंह की बात छीन ली थी। कभी सोचा ही नहीं था कि वे इस तरह अपना फैसला सुनाएंगे। संगीता खुशी से उछलते हुए चिपक गई धवल के विशाल हृदय से और रो पड़ी। संगीता जी बहुत खुश होते हुए बोली, मुझे गर्व महसूस हो रहा था कि मैं कितनी खुशनसीब हूँ जो इतने विशाल हृदय वाले इंसान की पत्नी हूँ। जैसा संगीता सोच रही थी वैसा ही धवल भी सोच रहे थे कि हमारे इस फैसले को क्या कार्तिक स्वीकार करेगा। कार्तिक समझदार और संस्कारवान तो है, पर शादी के बारे में अपना फैसला उस पर थोपना कहीं ज्यादती तो नहीं होगी? कहीं उसके जीवन में अपना कोई हमसफ़र तो नहीं? उसकी क्या पसंद है कभी पूछा ही नहीं। एक और जहाँ मन में आशंका के बादल घुमड़ रहे थे, वहीं दूसरी ओर दृढ़ विश्वास भी था कि वह कभी हम लोगों की बात टालेगा नहीं। कई बार मन में विचार आए कि फ़ोन पर बेटे से पूछ ले, पर फिर यह सोचकर कि फ़ोन पर बात करना ठीक नहीं होगा। अतः उसके आने का दोनों इंतजार करने लगे। इधर जैसे जैसे दिन व्यतीत होते गए नितिभा की सेहत सुधरने लगी। रंगत पर निखार आने लगा। सूखी त्वचा चिकनी और कांतिमयी होकर सोने सी दमकने लगी थी। संगीता जी के आंचल की छांव पाकर नितिभा में एक नई जान सी आ गई। उसे देखकर ऐसा लगता जैसे ग्रीष्म ऋतु की भीषण गर्मी के बाद वर्षा की पहली फुहार पड़ने पर पौधे हरे भरे हो उठते हैं। अब वह पहले से कहीं ज़्यादा स्वस्थ एवं ऊर्जावान दिखाई देने लगी थी। उसने इस बीच कंप्यूटर और इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी ज्वाइन कर लिए थे। वह दिन भी आ गया जब कार्तिक मुंबई से वापस आया। संगीता जी और उनके पति को बेटे के आने की जितनी खुशी थी, उससे कहीं ज़्यादा खुशी उसका फैसला सुनने की थी। कार्तिक को वापस आए लगभग 2 महीने हो चुके थे। 2-3 दिन आराम से बिताकर अब वह भी अपने पापा के साथ ऑफिस जाकर उनका हाथ बटाने लगा। इस बीच उसकी और नितिभा की अच्छी दोस्ती हो गई थी। दोनों ही एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे। उन दोनों की बढ़ती नज़दीकियों को देखकर कार्तिक की मम्मी ने उसे अपने और उसके पापा के फैसले के विषय में बता दिया। कार्तिक तो उनकी इच्छा जानकर आश्चर्य में पड़ गया था, लेकिन वह कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था। कार्तिक अपने साथ ही पढ़ने वाली मानसी को पसंद करता था और उसी से शादी करना चाहता था। इसलिए उसने घर आकर अपने मम्मी पापा से इस विषय में बात करने की सोची थी और उसे उम्मीद थी कि वो लोग उसे समझेंगे और उसकी शादी मानसी से के साथ करवा देंगे। लेकिन यहाँ आकर तो कुछ और ही हो रहा था। संगीता जी ने उसे अपने और धवल जी के मन की बात बता दी और एक उम्मीद के साथ उसकी तरफ देख रही थी। कार्तिक अपनी बात बताने के अवसर की तलाश में ही रह गया। कार्तिक अपने माँ पापा की इच्छा की अवहेलना भी नहीं कर सकता था और नितिभा से शादी भी नहीं करना चाहता था, क्योंकि नितिभा बेशक सुंदर थी और उसकी दोस्त थी, लेकिन वह उसके टाइप की नहीं थी। इसलिए वह चाहता था कि नितिभा खुद ही
उससे शादी करने से इनकार कर दे। अपने मन में ऐसा विचार करके उसने नितिभा से इस विषय में बात करने का फैसला लिया। नितिभा, मम्मी पापा चाहते हैं कि मेरी और तुम्हारी शादी कर दी जाए, लेकिन मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। तुम बहुत अच्छी लड़की हो और अपनी लाइफ में कुछ अच्छा डिजर्व करती हो। तुम मुझसे कहीं बेहतर जीवन साथी पाने की हकदार हो। मैं शायद ही तुम्हें तुम्हारे हिस्से का प्यार दे पाऊँ। मैं मम्मी पापा को सामने से मना नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम खुद उनसे मेरे साथ शादी करने से इनकार कर दो। नितिभा, जो अब तक अपनी नज़रें नीचे किए ध्यान से उसकी बातें सुन रही थी, एकदम से चौंक कर उसकी तरफ देखती है। कुछ देर बाद वह बोली, वह आपके मम्मी पापा हैं, तब आप उन्हें मना नहीं कर सकते, और मुझ पर तो उनके कितने एहसान हैं। वे मेरा भविष्य संवारना चाहते हैं, मुझे अपने पास रखना चाहते हैं, लेकिन बिना किसी रिश्ते वो मुझे ज़्यादा दिन यहाँ रख भी नहीं सकते। बस इस कारण वो ये शादी चाहते हैं, ताकि कोई मेरे या आपके परिवार के ऊपर उंगली ना उठा सके और मैं आराम से यहाँ रहकर अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी से बिता सकूं। मैं कैसे उन्हें मना कर सकती हूँ, और मैं पहले उन्हें अपनी सहमति दे चुकी हूँ, तो अब मैं क्या कारण बताकर मना करूँ। आप खुद से जाकर उन्हें मना कर दीजिए। उन्होंने आपसे भी तो अपनी इच्छा ही जाहिर की है। मुझे आपके फैसले से कोई एतराज़ नहीं है। आपकी खुशी के लिए मैं अपने कदम पीछे ले लूँगी, लेकिन प्लीज़ मुझसे ये नहीं हो पाएगा। उसका जवाब सुनकर कार्तिक गुस्से से बोला, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता और तुम खुद जाकर शादी के लिए मना करोगी। मैं नहीं जानता कि तुम ये कैसे करोगी, लेकिन तुम्हें करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर ये शादी हुई तो अपनी हालत की जिम्मेदार तुम स्वयं रहोगी। बाद में मुझे दोष मत देना। इतना कहकर कार्तिक कमरे से बाहर निकल गया और नितिभा वही ज़मीन पर धम से बैठ गई। नितिभा ने संगीता जी और धवल जी को शादी से इनकार किया तो उन्होंने इसका कारण जानना चाहा, जिसका नितिभा के पास कोई जवाब नहीं था और ना ही वो अपनी मनाही का कोई ठोस कारण दे पाई। परिणाम स्वरूप दोनों की सगाई कर दी गई और 15 दिन बाद का शादी का मुहूर्त भी निकाल दिया गया। इन 15 दिनों में कार्तिक एक दिन भी घर में ठीक से नहीं रुका था। उसका ज़्यादा से ज़्यादा समय घर से बाहर ही बीतता था। ना ही उसने उस दिन के बाद से नितिभा से इस विषय में कोई बात की थी। वह फिर से एक बार हिम्मत करके मम्मी पापा के पास बात करने के लिए गया भी था, लेकिन उनके चेहरे पर खुशी देखकर वह कुछ भी कह नहीं पाया। वह इस सब का जिम्मेदार नितिभा को ही मानता था कि ना वो यहाँ आती और ना ऐसा कुछ होता। कार्तिक खुद में ही गुम रहने वालों में से था और उसकी चुप्पी की वजह से उसने अपने मम्मी पापा को कभी ये जाहिर नहीं होने दिया था कि वे ये शादी नहीं करना चाहता, जिसके कारण आने वाले समय से अनजान नितिभा भी इसे कार्तिक की सहमति मान बैठी थी। 15 दिन बाद शादी का मुहूर्त भी आ गया। कार्तिक का घर दुल्हन की तरह सजा हुआ था। हर तरफ खुशियों की बरसात हो रही थी। संगीता जी के तो आज पाँव ही जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। उनके लाडले बेटे ने उनके मन की मुराद जो पूरी कर दी थी। लाल रंग के लहंगे में सजी नितिभा का रूप ऐसा निखरा हुआ था जैसे आसमान से कोई परी धरती पर उतर आई, जो एक बार देखे तो वो देखता ही रह जाए। हर कोई उसके रूप की प्रशंसा कर रहा था। सब मेहमान दोनों के को साथ देखकर बहुत खुश थे। उनकी जोड़ी की सभी तारीफ कर रहे थे। इतने पर भी कार्तिक ने उसकी तरफ एक नज़र भी नहीं डाली थी। नितिभा इसका कारण शायद जान चुकी थी, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती थी। शादी में संगीता जी की तरफ के कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस शादी से खुश नहीं थे और वो चाहते थे कि ये शादी ना हो। धूमधाम से दोनों की शादी संपन्न हो गई। संगीता जी उन दोनों की बलाएं लेते नहीं थक रही थी। आज उनकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। शादी के बाद की सारी रस्मों के बाद नितिभा और कार्तिक के कमरे में ही भेज दिया गया था। नितिभा अकेले में उस कमरे का मुआयना करने लगी, क्योंकि इससे पहले इतने समय में वह कभी भी कार्तिक के कमरे में नहीं आई थी। कितना सुंदर और बड़ा सा कमरा था। कार्तिक का आईने में खुद को निहार कर खुद ही शर्माने लगी थी। नितिभा दरवाजे पर खट की आवाज़ के साथ कार्तिक कमरे में आने नितिभा ने एक नज़र डालते हुए उसे देखा। ओह, कितना सुंदर और सजीला लग रहा था कार्तिक कुर्ते और पैजामे में। कार्तिक ने उड़ती हुई नज़र नितिभा पर डाली, जो अभी तक सजी संवरी खड़ी थी, और कबर्ड से अपने कपड़े लेकर चेंजिंग रूम में चला गया।
नितिभा सोचने लगी, कम से कम तारीफ के 2 बोल ही बोल देते, शब्दों की बचत का क्या ताजमहल खड़ा करना है। खैर यही सब सोचते हुए नितिभा भी कार्तिक के आने के बाद अपने कपड़े लेकर चेंजिंग रूम में चली गई। जब तक वह कपड़े बदल कर आई, कार्तिक सो चुका था या सोने का नाटक कर रहा था, नितिभा को कुछ समझ नहीं आया। इसी तरह लगभग महीना बीत गया। कार्तिक सुबह बहुत देर से उठता और देर रात तक आता था। नितिभा रात में खाने की वजह से उसका इंतजार करती, मिलती 1-2 बार तो उनसे बाहर से खाकर आने का बहाना बना दिया, लेकिन फिर अपनी माँ के कहने पर वह घर आकर खाना खाने लगा। इसके अलावा वह नितिभा से कोई बात नहीं करता था, जबकि नितिभा उसके सारे काम समय पर करती, उसकी पसंद नापसंद का ध्यान रखते हुए खाना बनाती, सुबह ऑफिस जाने के लिए कपड़े निकाल कर रखती। लेकिन कार्तिक ने तो जैसे उसकी तरफ से मौन व्रत धारण किया हुआ था। इस बीच उसने नितिभा से कोई बात नहीं की थी। अब तक नितिभा को भी एक कॉलेज में टीचर की नौकरी मिल गई थी। वह चाहती थी कि आगे वो जो भी करे अपनी मेहनत से करे। घर देर से आने का कारण संगीता जी के पूछने पर कार्तिक ने काम ज़्यादा होने का बहाना बना दिया। वैसे भी कार्तिक कम ही बोलता था, इसलिए उसकी चुप्पी किसी को कुछ महसूस भी नहीं करने देती थी। धवल जी आजकल ऑफिस जाते नहीं थे, उनकी तबीयत बिगड़ी हुई थी। वह सुबह नितिभा के कॉलेज जाने के बाद उठता, तैयार होता और घर से निकल जाता, और रात को भी देर रात सबके सोने के बाद ही घर आता था। लेकिन आज नितिभा भी कार्तिक से बात करने का मन बना चुकी थी। उसे बस कार्तिक के ऑफिस से आने का इंतज़ार था। उन्हें मेरे सवालों का जवाब देना ही होगा। नितिभा काफ़ी देर तक कार्तिक का इंतज़ार करती रही। शाम से रात हो गई। जब काफ़ी समय हो गया तो वह सोने के लिए जाने लगी, मगर फिर उसे जाने की मन नहीं हुआ, तो वो फिर से बैठकर उसका इंतज़ार करने लगी। आज वो किसी भी तरह उससे बात करना चाहती थी कि कार्तिक आखिर इतना लेट घर क्यों आता है, क्योंकि जब तक वह कमरे में आती थी कार्तिक सो चुका होता था और सुबह वह जल्दी उठता नहीं था। कार्तिक का इंतज़ार करते उसे बालकनी में कुर्सी पर बैठे बैठे ही नींद आ गई। रात को लगभग 11:30 बजे गाड़ी की आवाज़ से उसकी नींद खुली तो उसने आंखें खोलकर आवाज़ की तरफ देखा। बाहर से मेन गेट से कार्तिक की गाड़ी अंदर आई। नितिभा ने नीचे जाकर जल्दी से दरवाज़ा खोल दिया। कार्तिक इस वक्त उसे वहां देखकर चौंक गया था। उसने इस वक्त तक उसके जागते रहने की उम्मीद नहीं की थी। वह उसे इग्नोर कर सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। मैं खाना गर्म कर रही हूँ, आप फ्रेश होकर आ जाइए। खाना खाते समय दोनों में कोई बात नहीं हुई और वह खाना खाकर कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद नितिभा भी कमरे में आ गई। उसने देखा कि कार्तिक सोने की तैयारी में था। आखिर नितिभा ने हिम्मत करके पूछ ही लिया, आपने मुझसे शादी क्यों की? आप तो ये शादी करना ही नहीं चाहते थे, और जब शादी हो चुकी है तो फिर इस तरह चुप रहने का या यूं दूर भागने का क्या मतलब है? कार्तिक ने उसे इग्नोर कर दिया और उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। कार्तिक का चुप रहना नितिभा को बहुत अखर रहा था। वह उसके सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको कोई और लड़की पसंद थी और आप उससे शादी करना चाहते थे, लेकिन मम्मी पापा जी की इच्छा के कारण आपको मुझसे शादी करनी पड़ी? अगर आपको कोई पसंद थी तो आप घर पर बता सकते थे। मम्मी आपकी मर्जी के बिना कभी हमारी शादी नहीं करवाती, ना ही उनके मन में ऐसा कोई ख्याल आता। नितिभा की इस बात ने कार्तिक के दबे हुए गुस्से की चिनकारी को एकदम से भड़का दिया। वह गुस्से से लाल होते हुए खड़ा हो गया और उसने जोर से नितिभा की बाजू को पकड़ के उसे कबर्ड से लगा दिया और अपनी गुस्से में लाल आंखों से नितिभा को घूरते हुए बोला, हाँ करता था मैं किसी और को पसंद, लेकिन उससे तुम्हें क्या? तुम जो चाहती थी तुम्हें मिल गया है। तुम्हें मम्मी पापा का प्यार चाहिए था, मिल गया। तुम्हें यहाँ रहने के लिए एक रिश्ते से बंधना था, बंध गई। तुम इस घर में रहकर अपने सपने पूरे करना चाहती थी, करो, लेकिन मुझसे दूर रहो। वह इतने अधिक गुस्से में था कि नितिभा के बाजुओं पर उसका दबाव बढ़ रहा था और उसके हाथ अब दर्द कर रहे थे, जिसकी वजह से उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। नितिभा भरी आंखों से कार्तिक की ओर देखते हुए बोली, कार्तिक प्लीज़, मुझे दर्द हो रहा है, मेरे हाथ छोड़ दीजिए। लेकिन अपने गुस्से के आगे कार्तिक को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और ना ही सुनाई दे रहा था। उसने नितिभा को एक और धकेलते हुए कहा, तुम जो भी चाहती थी तुम्हें सब मिलेगा, केवल मुझे छोड़कर। मैंने पहले ही कहा था कि शादी से मना कर दो, लेकिन तुम इतना भी नहीं कर पाई। अब भुगतो। मेरी एक बात
और कान खोलकर सुन लो, ये सब किसी को पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि मैं मेरी वजह से मम्मी पापा को दुखी नहीं देख सकता, इसलिए मैंने चुपचाप ये शादी कर ली। बाकी सबके सामने हम पति पत्नी की तरह ही रहेंगे, मगर इस कमरे में हम दोनों एक दूसरे से अनजान हैं, इसलिए जब तक यहाँ हो मुझसे दूर ही रहना। मैं जानती हूँ कि आप मुझसे नाराज़ हैं, मगर मैं आपसे माफ़ी। नितिभा के मुंह से माफ़ी शब्द सुनकर कार्तिक का गुस्सा और भड़क गया। उसने नितिभा का हाथ पकड़ा और दरवाजे की तरफ ले जाने लगा। नितिभा रोते हुए खुद को पीछे की ओर खींचने लगी। तुमसे शादी मैंने मम्मी के कारण कर ली, अब तुम खुद को मेरी नफ़रत से बचा के रखना, और हो सके तो मेरे सामने ही मत आना। इतना कहकर कार्तिक नफरत से मुँह फेर कर अंदर जाकर सोने लगा। नितिभा बालकनी में बैठी ना जाने कब तक आंसू बहाती हुई वहीं सो गई। सुबह की पहली किरण चेहरे पर पड़ी तो उसकी आंखें खुली तो देखा कि उसकी सारी रात बालकनी में ही बीत गई। वह मन में कुछ निश्चय कर उठी और तैयार होकर नीचे चली आई। अब तक वह घर की सारी जिम्मेदारी एक बहू की तरह संभाल चुकी थी। सबसे पहले उसने घर के मंदिर में दिया जलाकर पूजा अर्चना की। उसके बाद रसोई में जाकर सबसे पहले अपने सास ससुर के लिए चाय बनाई और उनके कमरे में देकर आई। फिर उसने जल्दी जल्दी नाश्ता तैयार किया और फिर दोपहर के खाने की तैयारी करवा कॉलेज के लिए निकल गई। रात में भी वह कार्तिक के आने से पहले डाइनिंग टेबल पर खाना रखकर कमरे में जाकर सो गई। कार्तिक ने डोरबेल बजाई तो नौकर ने आकर दरवाज़ा खोला तो उसने कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन खाने के लिए भी नितिभा को इंतज़ार करते नहीं देखकर उसे थोड़ा अजीब लगा। नौकर राजू ने आकर उसके लिए खाना लगा दिया। खाना खाने के बाद जब वह कमरे में पहुंचा तो नितिभा अपनी साइड में गहरी नींद में सो रही थी। उनकी शादी को महीना पूरा होने को था और ऐसा पहली बार हुआ था कि नितिभा उसके आने से पहले खाना खा कर सो गई थी। वह सर को झटकते हुए दूसरी साइड में सो गया। अब तो ये रोज़ का ही हो गया था। पहले कुछ समय तक तो उसने ध्यान नहीं दिया और सोचा कि जान छूटे, लेकिन फिर धीरे धीरे कार्तिक को नितिभा का उसका इंतज़ार ना करना और पहले की तरह ना बोलना अब बुरा लगने लगा था। क्यों या खुद भी नहीं समझ पा रहा था। उस दिन के कार्तिक के व्यवहार के बाद नीति के चेहरे की मुस्कुराहट कहीं गायब ही हो गई थी। भले ही उसने कार्तिक से बात करना बंद कर दिया था, लेकिन वह उसका प्यार और उसकी केयर को भूल नहीं पा रही थी। कॉलेज में उसकी एक दोस्त थी नेहा, दोनों में काफ़ी गहरी दोस्ती थी। नेहा नितिभा के बारे में सब कुछ जान चुकी थी, इसलिए वह उसका बहुत ध्यान रखती। उन्हीं के कॉलेज में नेहा का एक कजिन भाई भी था या आकाश। तीनों की आपस में बहुत जमती थी और ज़्यादातर साथ साथ ही रहते थे। नितिभा के उदास मन को बहलाने के लिए नेहा और आकाश उसे घुमाने के लिए ज़बरदस्ती बाहर ले गए, ताकि कुछ समय के लिए वह सब कुछ भुलाकर खुश हो सके। वे दोनों नितिभा को लेकर एक कॉफ़ी शॉप में पहुंच गए। तीनों एक टेबल पर बैठे कॉफ़ी पी रहे थे। कॉफ़ी ख़त्म होने पर नेहा वहाँ से वॉशरूम चली गई। अब वहाँ आकाश और नितिभा ही थे और आकाश लगातार नितिभा को हंसाने की कोशिश कर रहा था। तभी वह अपने कुछ बिजनेस क्लाइंट के साथ कार्तिक मीटिंग के लिए आया। वह उनके साथ अपने बुक किए हुए टेबल की तरफ बढ़ रहा था कि एकाएक उसकी नज़र आकाश के साथ बैठी नितिभा पर पड़ी। उन दोनों को साथ देखकर कार्तिक के तन बदन में आग लग गई, लेकिन उसने उन दोनों पर कुछ भी जाहिर नहीं होने दिया और उन्हें अनदेखा करके अपनी बुक की हुई टेबल पर जा बैठा। आकाश और नितिभा ने भी कार्तिक को देख लिया था। कार्तिक को वहां देखकर नितिभा थोड़ी घबरा गई थी, लेकिन फिर जल्दी खुद को सामान्य करके बैठ गई। नितिभा के साथ किसी लड़की को देखकर कार्तिक ने भले ही अनदेखा कर दिया था, मगर उन दोनों को साथ देखकर कार्तिक को बहुत गुस्सा आ रहा था। खासकर ये बात उसके बर्दाश्त से बाहर हो रही थी कि नितिभा उस दिन के झगड़े के बाद कितना बदल गई थी, और वह मुझे इग्नोर करते हुए अभी भी इस लड़के के साथ बैठी है और कितनी खुश दिखाई दे रही है। मेरी खुशियों को ख़त्म करिए, किसी और के साथ अपनी खुशियाँ तलाश रही है। नितिभा कार्तिक के बारे में सोच कर डर रही थी कि ना जाने वो उसे कार्तिक के साथ देखकर क्या सोच ले, इसलिए वह जल्दी से आकाश को साथ लेकर वहाँ से उठकर बाहर आ गई। कार्तिक उन दोनों को बाहर जाते देख चुका था और इस वक्त उसका ध्यान मीटिंग से ज़्यादा नितिभा की ओर ही था। वह भी अपनी मीटिंग से जल्दी ही फ्रेश होकर बाहर आ गया। वहाँ से निकलकर नितिभा घर जाने के लिए बस स्टॉप पर बस का इंतज़ार कर रही थी। अचानक
एक गाड़ी उसके बिल्कुल पास आकर रुकी। नितिभा उस गाड़ी से टकराते टकराते बची। उसे गाड़ी वाले पर बहुत गुस्सा आया। वो गुस्से से उससे कुछ कहने ही जा रही थी कि तभी उस गाड़ी चालक ने गाड़ी का शीशा हटाकर खिड़की के बाहर देखा। नितिभा ने देखा कि वह कार्तिक था, जो जानबूझकर उसके पास आकर रुका था। वह नितिभा से बोला, कार्तिक गाड़ी में आकर बैठो। नितिभा, नो थैंक्स, मुझे आपकी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर नितिभा आगे निकल गई तो कार्तिक गाड़ी से बाहर उसके पास आकर गुस्से से उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचकर बोला, एक बार में समझ नहीं आता, जितना कहा है उतना करो या यहाँ लोगों को तमाशा दिखाना चाहती हो। कार्तिक का गुस्सा देखकर नितिभा चुप गाड़ी में आकर बैठ गई। पूरे रास्ते दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। नितिभा अंदर से बहुत डर रही थी कि पता नहीं घर पहुंचकर कार्तिक ना जाने क्या तमाशा कर दे। पता नहीं वह उसके बारे में क्या सोच रहा है। वह इन्हीं सब ख्यालों में खोई हुई थी कि अचानक झटके के साथ गाड़ी रुकी तो वह ख्यालों से बाहर और बाहर देखा तो घर आ गया था। वह जल्दी से गाड़ी से बाहर निकलकर घर में घुस गई। अंदर पहुंचकर कार्तिक से बचने के लिए वह संगीता और धवल जी से बातें करने लगी। कार्तिक वहां से सीधा अपने कमरे में पहुंचा और कमरे में घूमते हुए नितिभा का इंतजार कर रहा था। इस समय वह बहुत गुस्से में लग रहा था। नितिभा कमरे में आना तो नहीं चाहती थी, लेकिन कपड़े चेंज करने और फ्रेश होने के लिए तो आना ही पड़ता। वह डरती हुई सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। उसका दिल घबराहट में बहुत तेज़ी से धड़क रहा था, जैसे अभी बाहर आ जाएगा। नितिभा अभी कमरे के बाहर आकर रुकी ही थी कि कार्तिक ने उसका हाथ पकड़ कर उसे कमरे के अंदर खींच लिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। झटके के साथ नितिभा की पीठ दरवाजे से जा लगी। कार्तिक की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। वो उसके सामने आकर घूरते हुए बोला, वहाँ कैफेटेरिया में क्या कर रही थी और वो लड़का कौन था? वो दोस्त है मेरा, नितिभा ने डरते और हकलाते हुए कहा। तो क्या हुआ फिर तुम्हारा वो सो कॉल्ड दोस्त तुम्हें अकेला छोड़कर कहाँ चला गया? क्या सच में वह तुम्हारा दोस्त ही है या फिर दोस्त से बढ़कर है? इजहार इकरार हुआ अभी या नहीं? क्या खूब मौके का फ़ायदा उठाया है तुमने? दाद देनी पड़ेगी। तुम्हारी सोच की पीठ पीछे छुरा कैसे घोंपते हैं, ये तो कोई तुमसे सीखे। कार्तिक नहीं तो कोई और सही। नितिभा की आंखों से आंसू भर आए। वह कांपते हुए बोली, आप गलत समझ रही हैं, मैं सिर्फ आपसे प्यार करती हूँ। आपके अलावा मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। झूठ, एकदम झूठ, गलत नहीं, मैं बहुत सही समझ रहा हूँ तुम्हें। तुम्हें क्या लगता है मेरी ज़िंदगी उजाड़ कर तुम नई खुशियाँ तलाश लोगी? तो गलत सोचती हो तुम। खून के आंसू ना रुलाया तुम्हें तो मेरा नाम भी कार्तिक नहीं, ज़िंदगी भर तड़पती रहोगी तुम मुझे और मेरे प्यार को पाने के लिए, मगर मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। नितिभा की बाजुओं पर दबाव बनाते हुए अपने दांतों को भींचते हुए बोला, एक बात अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लो कि मैं तुम्हें अपनाऊं या नहीं, लेकिन मैं अब तुम्हारी ज़िंदगी में किसी और को बर्दाश्त भी नहीं कर सकता। आपका गुस्सा मैं समझ सकती हूँ कार्तिक, मगर कुछ चीज़ें हमारे बस में नहीं होती। कभी कभी ना चाहते हुए भी हमसे कुछ ऐसा हो जाता जो हम कभी नहीं चाहते। कार्तिक की आंखों में नितिभा के लिए गुस्सा या नफरत थी। नितिभा जहाँ सहमी आंखों से उसे देखती रही। कार्तिक के बढ़ते गुस्से के साथ नितिभा की बाजुओं पर उसकी पकड़ भी बढ़ती गई। उसके हाथों की पकड़ ज़्यादा मजबूत होने से नितिभा को दर्द होने लगा। वह डरी सहमी हुई सी आवाज़ में कार्तिक से बोली, छोड़िए मुझे दर्द हो रहा है। अभी से दर्द होने लगा? अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं। यही बात मैं तुम्हें उस दिन समझाना चाहता था, मगर तुमने मेरी एक बात नहीं सुनी और सब कुछ तुम्हारी एक हाँ ने बर्बाद कर दिया। सब कुछ तबाह हो गया, अब कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं। और उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। मैं तुम्हें रुलाना चाहता हूँ, तड़पाना चाहता हूँ। अब मैं तुम्हारे इन ड्रामों में उलझने वाला नहीं हूँ। मैं सच कह रही हूँ, मुझे सच में बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज़ छोड़ दीजिए मुझे। दर्द से नितिभा की आंखों में आंसू भर आए। उसके आंसू देखकर कार्तिक की हाथों की पकड़ ढीली पड़ गई। उसने नितिभा के बाजुओं को देखा, वहाँ सच में उसके हाथों के निशान पड़ चुके थे। मैं नफ़रत करता हूँ तुमसे नितिभा, इतनी नफ़रत की अगर मेरा बस चले तो मैं उस हवा में सांस भी ना लूँ जो हवा तुम्हें छूकर गुजरती। इतना कहकर कार्तिक नितिभा को छोड़ उसकी ओर पीठ करके खड़ा हो गया। नितिभा रोते हुए उसके पास आकर बोली, झूठ बोलते हैं आप। अगर आप मुझसे नफ़रत करते तो आज मुझे आकाश के साथ देखकर आपको जलन क्यों हो रही थी? नहीं, मुझे जलन क्यों होगी? गलत सोच रही हो तुम, ऐसा कुछ नहीं है।
मैंने देखा आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे मुझे किसी और के साथ देखकर। कार्तिक, आप कुछ भी कह लें, लेकिन थोड़ा ही सही आप प्यार तो आप भी करते हैं मुझसे। नितिभा, हवा का कोई झोंका नहीं जो आकर गुजर गया। नीति वो खुशबू है जो सांसों में समा जाती है और उसका एहसास ज़िंदगी भर साथ नहीं छोड़ता। नितिभा की बात का कार्तिक के पास कोई जवाब नहीं था। वह बस एकटक उसे देखता रहा। उस एक पल में हजारों तूफान उसके दिल में उठ गए। एक पल के लिए उसके मन में आया कि सब कुछ भुलाकर वो नितिभा को अपने सीने से लगा ले और नितिभा को इतने करीब पाकर वो अपनी सुध बुध भुलाकर उसी में खो जाए। नितिभा उसे देखकर धीरे से मुस्कुराया, फिर उसे वहीं खड़ा छोड़कर नीचे चली गई। उसके जाने के बाद कार्तिक जैसे नींद से जागा। उसने इधर उधर देखा, नितिभा वहाँ नहीं थी। वह सोचने लगा, ये मुझे क्या हो रहा है? मैं भला नितिभा को लेकर ऐसा कैसे सोच सकता हूँ? वह कबर्ड से अपने कपड़े लेकर चेंजिंग रूम में चला गया। डिनर के बाद सब साथ में बैठकर बातें करने लगे। वहाँ भी दोनों ही एक दूसरे से नज़रें मिलाने से कतराते रहे और एक दूसरे के साथ असहज महसूस करते रहे। उनकी इस बेचैनी को संगीता जी और धवल जी भी महसूस कर चुके थे। वो काफ़ी दिनों से दोनों को नोटिस कर रहे थे। कुछ समय बाद सभी अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले गए। बेड पर राघव जी को कुछ सोच में बैठे देखकर संगीता जी ने उनसे परेशानी का कारण पूछा तो वो कहने लगी, मुझे लगता है कि हमने कार्तिक की शादी करवाने में जल्दबाजी कर दी है। शायद वो नीति के साथ खुश नहीं है। ऐसा नहीं है, नीति और कार्तिक के रिश्ते को भगवान ने जोड़ा है। मैंने देखा है कि नीति कार्तिक को कितना प्यार करती है। हाँ, कार्तिक की तरफ से मैंने कुछ खिंचाव महसूस किया है, लेकिन मैंने ये भी देखा है कि दोनों एक दूसरे का कैसे ध्यान रखते हैं। कार्तिक के दिल में नीति के लिए जो प्यार है वो अभी उसे महसूस नहीं कर पा रहा है। बस एक बार कार्तिक को एहसास हो जाए तो वो दोनों एक जरूर होंगे। एक माँ का विश्वास है। मैं इतना भी जानती हूँ कि हमारा बेटा नाराज़ हो सकता है, लेकिन वो नीति को कभी भी कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। ये दोनों साथ रहेंगे तो एक दूसरे से लड़ेंगे, झगड़ेंगे, एक दूसरे को नीचा दिखाएंगे, ताने देंगे, मगर एक दिन यूं ही लड़ते झगड़ते हुए जब इनका गुस्सा एक दूसरे पर निकल जाएगा तो कार्तिक को भी अपने प्यार का एहसास हो जाएगा जो अभी उसके गुस्से के नीचे दब गया है। मेरी नीति को उसका प्यार और खुशियाँ ज़रूर मिलेगी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ अगले भाग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।